प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जिसकी मिट्टी में इतिहास की खुशबू और संस्कृति की गहराई बसी है। यहाँ की धरती ने सभ्यता की पहली आहट सुनी, वेदों के मंत्रों की गूंज महसूस की और रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्यों को जन्म दिया। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक यहाँ की नदियों ने राजाओं के वैभव और समाज के उत्थान पतन को देखा। बौद्ध और जैन धर्म का उदय, मौर्य और गुप्त काल का स्वर्णिम अध्याय और फिर गजनवी व गौरी के आक्रमण। आइए समय की धूल झाड़ते हुए हम चलें हजारों साल पीछे, उस उत्तर प्रदेश की ओर जो आज से नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन कहानियों में दर्ज है। सभ्यता की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की धरती गंगा और यमुना के बीच फैला वह दोआब जिसकी मिट्टी में उपजाऊपन और जीवन की लहरें बसती हैं। पुरातत्व खुदाइयों ने हमें प्राचीन पाषाण युग के प्रमाण दिए हैं, पत्थर के औजार, मृद भांड और मानव बसावट के निशान। यानी जब सभ्यता अपनी पहली सांसें ले रही थी तब भी यह धरती इंसानों का घर थी। यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी नहीं देती थीं, वे जीवन देती थीं, खेतों को सींचती थीं और गांवों को जोड़ती थीं। समय बढ़ा और हम पहुँचे वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचनाओं में सरयू, यमुना और गंगा का बार बार उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की धमनियाँ थीं। यहाँ कौशल, कुरु, पांचाल और वत्स जैसे महाजनपद फले फूले। कौशल की राजधानी अयोध्या, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, पांचाल का आधुनिक बदायूं और वत्स का कौशाम्बी, ये सब उस समय राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। गायत्री मंत्र, यज्ञ, वेदों का ज्ञान सब इसी भूमि से दुनिया तक पहुंचा। रामायण और महाभारत काल। अब आते हैं उस युग पर जिसे भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है, त्रेता युग और द्वापर युग। अयोध्या, कौशल राज्य की राजधानी। यहीं जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। रामकथा सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि नीति, धर्म और त्याग का मार्गदर्शन थी। द्वापर युग में महाभारत की कथा ने इस भूमि को फिर से अमर कर दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, लेकिन उसका राजनीतिक केंद्र हस्तिनापुर आज के मेरठ जिले में स्थित था। यह युद्ध केवल राज्यों का नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच विचारों का संग्राम था। बौद्ध और जैन धर्म का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक नया अध्याय शुरू हुआ। कपिलवस्तु में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने वैभव छोड़कर ज्ञान की तलाश की और बोधि प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, धम्मचक्कवत्तन सूत्र। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलने लगा। इसी काल में महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ने भी इस भूमि पर धर्म और अहिंसा का संदेश दिया। समय बढ़ा, फिर आया मौर्य काल। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य ने इस क्षेत्र को अपने अधीन किया। सम्राट अशोक, एक ऐसा नाम जिसने युद्ध से शांति की ओर कदम बढ़ाया, ने यहाँ बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार किया। संगमरमर के स्तंभ, अशोक चक्र, शिलालेख, ये आज भी उस युग की गवाही देते हैं। फिर आया 4ठी से 6ठी सदी का गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रयागराज और काशी ज्ञान, साहित्य और गणित के महान केंद्र बने। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, कालिदास जैसे कवि, इनकी कृतियां इस युग की बौद्धिक ऊंचाई दिखाती हैं। अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसे भारत के इतिहास में मध्यकाल कहा जाता है। ये वह समय था जब साम्राज्य बदल रहे थे, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और संस्कृति एक नए रूप में ढल रही थी। उत्तर प्रदेश में सत्ता का एक नया केंद्र उभरा, कन्नौज। ये शहर व्यापार, राजनीति और संस्कृति का संगम बन गया। 7वीं शताब्दी में एक महान सम्राट ने इस भूमि को एकजुट किया, राजा हर्षवर्धन। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और अपनी कूटनीति व युद्ध कौशल से पूरे उत्तरी भारत को एक ध्वज के नीचे ला दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हर्ष के दरबार और कन्नौज की समृद्धि का विस्तृत वर्णन किया है। गजनवी और गौरी आक्रमण। समय बदला और 11वीं से 12वीं सदी में इस धरती पर विदेशी आक्रमणकारियों की नजर पड़ी। महमूद गजनवी, अपनी लूट और मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात, ने कई बार उत्तर भारत पर हमला किया।
इसके बाद मोहम्मद गौरी का दौर आया, जिसने सिर्फ लूट ही नहीं बल्कि राजनीतिक कब्जे की योजना बनाई। इन आक्रमणों ने उत्तर प्रदेश के किलों, मंदिरों और नगरों को गहरी चोट पहुंचाई। 13वीं सदी में गौरी की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश इसका अहम हिस्सा बन गया। लखनऊ, आगरा, कन्नौज और जौनपुर जैसे शहर सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरे। विशेषकर जौनपुर, जिसे शिराजे हिंद कहा जाने लगा, यहाँ स्थापत्य कला, शिक्षा और संगीत में अद्भुत विकास हुआ। सल्तनत के शासन में फारसी भाषा का प्रसार हुआ, नई इमारतें बनी। यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश की संस्कृति में हिंदू और इस्लामी प्रभाव का संगम बनने लगा। भोजन, वेशभूषा, संगीत और स्थापत्य में यह मिश्रण साफ दिखने लगा। मध्यकाल का उत्तर प्रदेश सिर्फ सत्ता परिवर्तन का गवाह नहीं था, यह वह धरती थी जिसने आक्रमणों की चोट भी सही और सांस्कृतिक नवजागरण भी देखा। राजा हर्ष की महानता से लेकर जौनपुर की रौनक तक इस दौर ने आने वाले इतिहास की नींव रखी। अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस दौर में, मुगल काल का उत्तर प्रदेश, जब भारत में एक नया साम्राज्य उभरा, मुगल साम्राज्य। ये समय था शानदार महलों, ऊंचे किलों, नफीस बागों और अद्वितीय कला का। समय की धारा आगे बढ़ी और आया वर्ष 1526, जब इतिहास ने देखा पानीपत की पहली महान लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। दिलचस्प बात यह है कि उसने दिल्ली नहीं बल्कि आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा का चुनाव यूं ही नहीं था, ये यमुना के किनारे बसा रणनीतिक और समृद्ध शहर था, जो व्यापार, संस्कृति और सैन्य दृष्टि से उत्तम स्थान था। समय की धारा आगे बढ़ी, फिर आए सम्राट अकबर, एक ऐसे शासक जिन्होंने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं किया बल्कि संस्कृति को भी एक नई पहचान दी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर फतेहपुर सीकरी में बसाई। ये शहर योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया। महल, दरबार हॉल, मस्जिदें और बाजार सब एक ही परिसर में। लेकिन पानी की कमी के कारण कुछ वर्षों बाद राजधानी फिर आगरा लौट आई। समय की धारा आगे बढ़ी। मुगल वास्तुकला का सबसे स्वर्णिम अध्याय शाहजहां के समय आया। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, सफेद संगमरमर में तराशी। यह इमारत आज भी विश्व प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। समय की धारा आगे बढ़ी। हिंदी और उर्दू साहित्य में नई धाराएं आईं। कबीर, तुलसीदास, रहीम, रसखान जैसे कवि इसी युग में अपनी अमर रचनाएं दे गए। अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस दौर में जब उत्तर प्रदेश ने गुलामी का बोझ भी झेला और आजादी की चिंगारी भी जगाई। ये समय था ब्रिटिश राज का, एक ऐसा काल जिसने इस धरती को दुख, संघर्ष और क्रांति तीनों से परिचित कराया। 1801 में अवध के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा सौंप दिया। कारण थे राजनीतिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयां। इस सौदे से ब्रिटिशों ने उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे अब केवल व्यापारी नहीं बल्कि शासक की तरह फैसले लेने लगे। कुछ दशकों बाद 1856 में अंग्रेजों ने पूरी तरह अवध का विलय कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया गया और लखनऊ, जो अपनी तहजीब, कला और अदब के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ये कदम जनता के दिल में गुस्सा और असंतोष भरने वाला साबित हुआ। और फिर आया 1857, वह वर्ष जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला बड़ा विस्फोट साबित हुआ। मेरठ में 10 मई को विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, हर जगह क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी। मंगल पांडे, जिन्होंने बैरकपुर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी की रक्षा के लिए वीरता की मिसाल कायम की, और बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। ये सब इसी धरती की संतानें थीं। हालांकि विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने दबा दिया, लेकिन 1857 ने यह साफ कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन और सख्त हो गया
1877 इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, ब्रिटिश प्रशासन का एक बड़ा केंद्र बना। यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में शासन चलाया जाने लगा। रेलवे, टेलीग्राफ और नई सड़कों का निर्माण हुआ। लेकिन यह सब जनता के विकास के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने के लिए था। ब्रिटिश शासन के इस दौर में उत्तर प्रदेश ने अन्याय, लूट और गुलामी देखी, लेकिन इसी मिट्टी ने आजादी के पहले सपने भी बोए। फिर आई आजादी की वो सुबह, 15 अगस्त 1947। सदियों की गुलामी के बाद जब भारत ने आजादी की सांस ली, तो उत्तर प्रदेश भी एक नए सफर की शुरुआत कर रहा था। तब इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 24 जनवरी 1950 भारत ने अपना संविधान अपनाने से ठीक एक दिन पहले यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर आया साल 1950 से लेकर 2000 तक। अगले 5 दशकों में उत्तर प्रदेश ने कृषि को अपनी रीढ़ बनाया। गंगा यमुना की उपजाऊ धरती ने गेहूं, धान और गन्ने की भरपूर पैदावार दी। गन्ना उद्योग ने चीनी मिलों के जरिए लाखों किसानों और मजदूरों को रोजगार दिया। मुरादाबाद के पीतल और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी को देश दुनिया तक पहुंचाया। धार्मिक पर्यटन में भी तेजी आई। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज जैसे शहर देश विदेश से आने वाले यात्रियों का स्वागत करने लगे। फिर आया साल 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र, अलग होकर उत्तराखंड बन गया। ये विभाजन प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिससे दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए नए रास्ते खुले। उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्र भारत की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश के सबसे अधिक प्रधानमंत्री इसी धरती से चुने गए। कहा जाता है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और यह आज भी सच है। फिर आया साल 2025। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 25 करोड़ से अधिक लोगों का घर। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण अब पूरा हो चुका है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सदियों पुरानी आस्था का साकार रूप है। वाराणसी में गंगा आरती, प्रयागराज में कुंभ मेला, मथुरा में जन्माष्टमी, ये आयोजन उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर चमकाते हैं। आज का उत्तर प्रदेश सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं है, यह विकास की नई उड़ान भर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, जो राज्य को पश्चिम से पूर्व तक जोड़ेगा, ये सिर्फ तारीखों और युद्धों की गिनती नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष का वो महाग्रंथ है, जो हर युग में नए अध्याय लिखता आया है। यहाँ की धरती ने राजाओं का वैभव देखा, साधुओं का तप देखा, विदेशी आक्रमणों का दर्द सहा और क्रांतिकारियों के खून से स्वतंत्रता का रंग भी पाया। आज वही उत्तर प्रदेश नई रफ्तार से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियो के लिए जुड़े रहें हाइपर सोच के साथ। धन्यवाद।